जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे और लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के होते हैं। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करने वाले 18/1/2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न पसंद आएंगे। पूरे प्रश्न देखिए और फिर लास्ट में बताइए कि 50 में से आपका स्कोर कितना रहा। करंट अफेयर के इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। दोस्तों मैं ज़्यादा बीच में नहीं बोलूँगा। हाँ, पूरा वीडियो देखो, लास्ट में स्कोर बताएं। और अगर वाकई में आपको पसंद आए कि हाँ आपको मतलब ये अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छा लगा है, आपको पता चले कि हाँ एक अच्छा आपको कंटेंट मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है। खेल में जो संगठन FIL है वो किससे संबंधित है। FIL की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे इसको फेडरेशन इंटरनेशनल डेसलूट्स एसोसिएशन बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कुश्ती से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, विश्व कुश्ती संघ के द्वारा इसके बनाया गया था और 2014 में इसका नाम जो बदलकर फिर क्या कर दिया, 2014 में इसका नाम बदलकर UWW कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कुश्ती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाए। कपास का, तो कपास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है दोस्तों वो याद रखें चीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या है दोस्तों, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है। जो येलो ध्वज होता है वो किसे दर्शाता जाता है। देखो पीला झंडा जो होता है वो आमतौर पर किसी दुर्घटना से संबंधित होता है। किससे संबंधित, दुर्घटना से, यानी धीमा होना, खतरा से संबंधित होता है। जो जैसे जो पीला झंडा होता है आमतौर किसी दुर्घटना या रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने के लिए, यानी खतरे से संबंधित होता है पीला झंडा। वही अगर हरे झंडे की बात करता हूँ, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए हरा झंडा, तो याद रखें दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत का संकेत होता है। ठीक है, यानी दौड़ की शुरुआत भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, दौड़ की शुरुआत से संबंधित होता है, याद रखेंगे शुरुआत, यानी सावधानी से भी संबंधित होता है। ये आपका हरा झंडा। अगर आपसे लाल पूछा जाए तो लाल तो खतरे का होता ही होता है। सफ़ेद अगर पूछा जाए, सफ़ेद, लाल तो खतरे का आपको याद ही रखना है, लेकिन सफ़ेद पूछा जाए तो दौड़ का अंतिम चरण होता है। जो दौड़ होती है, दौड़ उसका अंतिम चरण क्या होता है, अंतिम चरण जो होता है वो सफ़ेद झंडे के प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में बताना है कौन सा हो जाएगा। मानस ये आपका असम में है। मानस कहाँ पर है, ये असम में है, असम में। ठीक है, ये दोस्तों ये डंडे लग जाते हैं इसमें, असम में है। ठीक है, बोरी जो है ये मध्य प्रदेश का है और बोरी होशंगाबाद में पड़ता है। बांदीपुर ये कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। बांदीपुर ये कर्नाटक में है और इंद्रावती कहाँ पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य तो उत्तम थेडल कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। राइट आंसर क्या होगा, ठी होगा। उत्तम थेडल ये कहाँ का है, ये आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बाकी ये चिरोकन बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है, ये मिजोरम का चिरोकाम ये कहाँ का, मिजोरम का। चिराब भी मिजोरम का है, ये मिजोरम का है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.54। ये क्या होता है, अपवर्तनांक 1.54 होता है सेंधा नमक का। ठीक है, याद रखेंगे, अपवर्तनांक 1.54 होता है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं, कर्नाटक के राज्य हम्पी में स्थित है। कहाँ पर, ये हम्पी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हम्पी में स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी पूछी जाती तो याद रखेंगे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। और इसका निर्माण जो करवाया था देवराय द्वितीय, विजयनगर। अगर आपने शासक पढ़ा हुआ विजयनगर, कौन सा, विजयनगर। देखो हरिहर बुक का जो संबंधित थे इससे विजयनगर से, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, जिनका नाम था देवराय द्वितीय। क्या नाम था दोस्तों, देवराय द्वितीय नाम था उनका, देवराय द्वितीय। विजयनगर के शासक थे, इनके अधीन इसका निर्माण किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वरावती स्टेडियम कहाँ स्थित है। वरावती स्टेडियम, तो वरावती स्टेडियम जो दोस्तों ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का स्टेडियम है। ठीक है, और ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखें कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई खेल 2018 में भारत के द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या। अब देखिए 2018 का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये नया वाला याद रखना है। फिलहाल राइट आंसर इसका
69 हो जाएगा, ठीक है, 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, असम। असम दोस्तों एक राज्य है, ये आपका पुडुचेरी जो आपका देश है ये असम नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी आपका लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार ये सभी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को विशालकाय ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति जो है, बृहस्पति से क्या कहा जाता है दोस्तों? विशालकाय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो बृहस्पति है वो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और फिर नेपच्यून जो जीवनी ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह इनको कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का मुख्यालय कहाँ? सिडबी इसको भारतीय में, हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बोलते हैं। स्थापना की बात करते हैं, सिडबी एक बैंक है, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अधिनियम इसका 1992 का है, ठीक है। ये आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1990 में स्थापना हुई थी, लखनऊ में इसका मुख्यालय। कहाँ पर? लखनऊ में, राइट आंसर सी होगा, लखनऊ में मुख्यालय है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बताएंगे? विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम नियोसिन होता है। किसका होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम नियोसिन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियोसिन होगा। और बाकी बायोटीन की बात करते हैं, ये विटामिन 7 का बी7 का क्या है? बायोटीन है, याद रखेंगे। थायमिन जो है, थायमिन ये B1 का है। राइबोफ्लेविन ये B2 का है, ये किसका है? B2 का राइबोफ्लेविन है, ठीक। नेक्स्ट, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? कुवैत की मुद्रा का नाम बताना है, तो कुवैत का मुद्रा कुवैत दीनार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुवैत दीनार हो जाएगी कुवैत की मुद्रा का नाम, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद के बारे में आपको पता होगा। देखो ऋग्वेद के अगर मंडल की बात करते हैं, मंडल कितने थे? कई बार एग्जाम में आता है, तो 10 मंडल थे, आप सभी को पता है। कितने मंडल? 10। सूक्त की बात करते हैं, सूक्त की बात करें तो कितने थे? 1028 सूक्त थे, 1028 सूक्त थे। उसके बाद बात करते हैं, इसमें मंत्रों की संख्या लगभग 10,000 से अधिक मानी जाती है। और चारों वेदों के सबसे प्राचीन वेद था, आपको पता होगा, राइट है। वैदिक संस्कृत के भजनों का संग्रह इसमें है, वैदिक संस्कृत के भजनों का संग्रह सबसे प्राचीन वेद इसको कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है बताएंगे? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को इसे होत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं? होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, याद रखें। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा है? हरिद्वार शहर बताना है किस नदी के तट पर बसा है? हरिद्वार। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गंगा नदी के तट पर बसा, उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार शहर, और गंगा नदी के तट पर बसता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इससे पिछला जो पेपर मैंने करवाया था उसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछी थी, इसमें आपसे 5वीं पूछ ली। तो 5वीं कब थी? 1974 से 1979 तक, और ये 1979 तक, ठीक है। 1974 से 1979, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1979 तक थी, याद रखें। इसका गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य था। बाकी इंपॉर्टेंट जैसे GDP लक्ष्य उसे 4.4 रखा गया था, 4.8 इसमें समृद्धि वृद्धि हुई थी। इतना इंपॉर्टेंट आपसे पूछा नहीं जाएगा। निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना शामिल हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना की हिस्सा नहीं है। लिबर्टी, न्याय, समानता या प्रावधान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, प्रावधान इसमें शामिल। देखो प्रस्तावना की बात करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया था, भारतीय संविधान की बात करें प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना पहले बात कहाँ से ली गई, तो क्या बोलेंगे? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। इसकी भाषा कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा अगर पूछी जाए, इसकी भाषा कहाँ से ली गई, तो क्या बोलेंगे? इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा को लिया गया। दूसरी बात, कौन लाया था? तो नेहरू जी लाए थे, सबको पता कौन लाया था दोस्तों? नेहरू जी। कब लाए थे? 22 जनवरी 1946, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? जो प्रावधान है वो इसमें नहीं, बाकी लिबर्टी की बात करता है, न्याय भी है, समानता भी भारतीय प्रस्तावना में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वर्ष हाइडे स्पेस की लड़ाई लड़ी गई थी? बताएंगे। तो हाइडे स्पेस की युद्ध की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 326 ईसा पूर्व। ये लड़ाई झेलम के युद्ध के नाम से भी जानी जाती है। क्या बोलते हैं इसे? झेलम के युद्ध के नाम से। झेलम का युद्ध भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। झेलम के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। पोरस और सिकंदर के बीच लड़ी गई थी, आपको पता होना चाहिए। किसके? पोरस और सिकंदर के बीच लड़ी गई थी। किसके? सिकंदर के बीच लड़ी गई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर लोटस मतलब कमल हो जाएगा, इसको हिंदी में आप कमल बोल सकते हैं, ठीक है। और बुल मतलब क्या होता है? बैल। बुल मतलब बैल होता है, ठीक है। तो कमल और बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जन्म से दर्शाता है। बौद्ध धर्म
क्या से जन्म से दर्शाता है, याद रखेंगे। कमल और बेल का प्रतीक जन्म से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर अगला राइट आंसर क्या होगा बताएं। क्वेश्चन अगला, देश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये यूएनडीपी और 11वीं योजना के अंतर्गत इसको लाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समावेशी विकास। समावेशी विकास होता क्या है, मतलब अपने आप किसी चीज़ को यूज करो और जो आने वाले अगला हो उसको भी समानता दो, उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं, ठीक है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना लाई गई उसमें हमने समावेशी विकास पर बात की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एफडीआई का विस्तार क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया एफडीआई, इसका पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो एफडीआई के पूर्ण रूप की अगर पूछे जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। एफडीआई का पूर्ण रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखेंगे, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे हिंदी में विदेशी व्यापारी, जो विदेशी होते हैं, यानी कि इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सबसे गहरी परत या खोल को के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे गहरी या खोल को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रस्ट कहा जाता है। देखो अगर मैं पृथ्वी की बताऊं, पृथ्वी कुछ इस तरीके से अपनी, जैसे सबसे ऊपर वाली से हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं इसे, क्रस्ट बोलते हैं। इसके अंतर एक है, इसे मेंटल बोला जाता है, ठीक है, इसे मेंटल बोलते हैं। और सबसे निचली जो है उसे कोर बोला जाता है। कोर क्या है दोस्तों, कोर जो है वो सबसे निचली परत कोर को कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। मेंटल आप सभी को पता है पिघली अवस्था में है, और यहाँ पर जो लावा आता है वो यहीं से आता है। कैसी अवस्था में, ये पिघली अवस्था में, याद रखें, किसी दोस्तों पिघली अवस्था में, याद रखेंगे, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। सल्फर साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सल्फर, अच्छा सल्फर के प्रतीक तो यस होता है, आपको पता होना है। अगर परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, क्या दोस्तों, परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, याद रखेंगे, 16 परमाणु क्रमांक होता है, याद रखेंगे, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यस होता है इसका प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विधि आयोग एक देश है। भारत का जो विधि आयोग होता है कैसा आयोग है। विधि आयोग की बात करते हैं तो विधि आयोग जो होता है वो एक गैर संवैधानिक सलाहकार आयोग। कैसा है, गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। राइट आंसर दोस्तों सी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, चड्डा कप खेल से संबंधित है। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चड्डा कप बैडमिंटन से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन से। और भी हम संबंधित अगर बात करते हैं ट्रॉफी की बात, तो अग्रवाल कप बहुत फेमस है। कौन सा दोस्तों, अग्रवाल कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित है। उसके बाद दीवान कप भी याद रखेंगे, कौन सा दोस्तों, दीवान कप याद रखेंगे। उसके बाद नारंग कप याद रखेंगे, कौन सा दोस्तों, नारंग कप आपको याद रखना है। उसके बाद अमृत दीवान याद रखेंगे दोस्तों, अमृत दीवान भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृत दीवान कप याद रखेंगे। थॉमस कप भी याद रखेंगे, थॉमस भी बहुत फेमस है। ये कुछ कप जो है महत्वपूर्ण याद रखेंगे, बाकी और भी हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। आधिकारिक राजभाषा नहीं, आपको बताएं। देखो अगर हम भाषाओं की बात करते हैं तो भाषाएं हमें अनुच्छेद 343 से 300 कौन से दोस्तों 343 से अनुच्छेद 351 तक हमें देखने को भाषाएं मिलती हैं। 351 तक देखने को भाषाएं हमें मिलती हैं, ठीक है, क्लियर है। और भाग की बात करते हैं तो किसमें, भाग 17 में भाषा और राजभाषा की बात भाग 17 में हमारे यहाँ की गई है, ठीक है। अगर अनुसूची की बात करें, सूची, तो अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा मिलती है। कितनी, 22 भाषाओं की चर्चा मिलती है। राइट आंसर सी होगा, खंडेसी आपको 22 भाषाओं में शामिल नहीं होगी, क्लियर है, खंडेसी नहीं शामिल होती, याद रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इयान जेम्स थोरेपे किस खेल से जुड़े हैं। इयान जेम्स थोरेपे किस खेल से जुड़े हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तैराकी से जुड़े। किससे दोस्तों, ये तैराकी से जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिपिन चंद्र पाल के कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। बिपिन चंद्र पाल बहुत फेमस हैं, ये भारतीय इतिहासकार थे। इन्हें 1905 में, कब की बात है, 1905 में। और 1905 में आपको बहुत पता होगा बंगाल विभाजन की बात है, 1905 की बात है, बंगाल विभाजन चल रहा था इस समय। 1905 में न्यू इंडिया एक साप्ताहिक पत्रकार, एक ऐसा दोस्तों था साप्ताहिक था, ये साप्ताहिक पत्र था, न्यू इंडिया इन्होंने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, कौन सा दोस्तों, न्यू इंडिया इन्होंने शुरू किया था, साप्ताहिक पत्र था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए, और एक बात और है, ये अगर न्यू इंडिया, एक और न्यू इंडिया अगर पूछिए, एक तो ये कहता था एक साप्ताहिक था, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अब मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, साप्ताहिक था। अच्छा, एक न्यू इंडिया आता था दैनिक, एक क्या आता था, एक न्यू इंडिया कैसा था, दैनिक। दैनिक जो था न्यू इंडिया कैसा था, एक मिनट, इंडिया जो था वो कैसा था, दैनिक था। जो दैनिक था वो कौन सा था, दैनिक कौन लाए थे, तो याद रखेंगे ये किसका न्यू इंडिया था, बिल्कुल एनी बेसेंट का। ये किसका था, एनी बेसेंट का था, एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट का भी न्यू इंडिया था, याद रखेंगे, लेकिन वो कैसा था, दैनिक था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला,
अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच जो मान होता है उससे कम हो जाएगा। जो वर्षा जल होती है, वर्षा जल, अगर इसका पीएच मान जो होता है किससे कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा होगी। देखो याद रखें, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान जो होता है वो अम्लीय वर्षा में, कौन सी वर्षा में? अम्लीय वर्षा में। अम्लीय जो वर्षा होती है उसमें जल का पीएच मान जो होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? वो 5.5 से 5.7 होता है, यानी कि क्या हो, 5.5 से 5.7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 5.6 के आसपास जब आता है पीएच मान, 5.6 से जब कम होने लगता है तब क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। याद रखें, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, दिए गए क्षेत्र में पशु जीवन कहलाता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो किसी दिए गए क्षेत्र का जो पशु जीवन होता है उसे हम लोग फौना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फौना बोला जाता है। अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, क्या बोला जाता है? फौना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फौना, ठीक है। फौना मतलब प्राणीजात बोलते हैं, इसको हिंदी में प्राणीजात बोलते हैं, प्राणी समूह बोलते हैं। या तो इसे आप प्राणी समूह बोल लीजिए, प्राणी समूह बोल लीजिए, या तो इसे आप प्राणी जात बोल लीजिए। क्या बोल दीजिए? प्राणी जात बोल दीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, असम का राज्य पक्षी क्या है? असम का राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? असम का राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? तो असम का जो राज्य पक्षी है वो सफ़ेद पंखों वाली लकड़ी का बतख जो होता है वो आपका असम का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी बताएं? अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी आप सभी को पता होगी, बिल्कुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है? काबुल हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाकी आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये घाना, ये अकरा लिखा हुआ, उसे घाना अकरा होता है, अकरा, ये क्या होता है? अकरा, अकरा भी लिखा होता है कहीं, घाना, घाना की राजधानी याद रखें। प्राग जो है, प्राग, ये चेक गणराज्य की है। किसकी? चेक गणराज्य। ये अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का देश है चेक गणराज्य। सियोल, सियोल ये दक्षिण कोरिया की है। किसकी है? दक्षिण कोरिया। एक मिनट, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों क्या है? सियोल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसे कौन सा रोग होता है? बिल्कुल, उसे मायोपिया होता है। क्या बोलते हैं? मायोपिया। उसे क्या बोलते हैं? मायोपिया, यानी कि मायोपिया आप निकट दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिए। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्या संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा ये असम राज्य से संबंधित हो सकता है, उस समय करंट का क्वेश्चन रहा हो, ये असम से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सभी को पता होगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। क्या बोलते हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है, राजा राम मोहन राय करते हैं। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? आत्मीय सभा की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। इनका मिरातुल अखबार बहुत फेमस, सीधा पूछ लिया जाए, मिरातुल अखबार सीधा पूछ लिया जाए किसका है, तो क्या बोले? मिरातुल अखबार किसका है? इन्हीं का। किस भाषा में है? फारसी भाषा में, बहुत फेमस है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में, ये भी याद रखें, मिरातुल अखबार, ठीक है। और 1815 में आत्मीय सभा, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन है, आते आएंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की बात करते हैं, 1946 में इसका गठन हुआ था, ठीक। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत इसका गठन किया गया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और पूछ रहा है कि वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और इसके स्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन से थे इसके? अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्य का ईसाई इकाई क्या है? कार्य की ईसाई इकाई क्या हो जाएगी? कार्य की ईसाई इकाई से पहले आपको पता होना कार्य कैसी राशि है, तो याद रखें दोस्तों, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, याद रखेंगे, अदिश राशि है, याद रखेंगे। और इसका जो ईसाई मात्रक होता है जूल होता है, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? कैट मतलब बिल्ली, आपको हिंदी में पता होगा, बिल्ली क्या होती है दोस्तों? बिल्ली। तो बिल्ली के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जैसे मनुष्य की अगर बात करते हैं, मनुष्य तो 23 जोड़े, यानी कि कुल अगर पूछे तो 46, 23 जोड़े कितने होते हैं? ये मनुष्य के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? मनुष्य के होते हैं, ठीक है। और कैट के कितने होते हैं? 19 जोड़े, 19 जोड़े होते हैं, याद रखिए, ठीक है। इसमें 36 ऑटोसोम होते हैं और 2 यौन गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, याद रखिए। और बाकी मनुष्य के 36 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा की बात करता है। अच्छा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, एक मिनट, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो देखो,
अनुसूची 2 को दूसरा आता है, दूसरे में अनुसूची में क्या है, शपथ की बात करता है। अनुसूची 2 वेतन भत्तों की बात करता है। ये राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एक थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों क्वेश्चन। देखो पहली अनुसूची तो राज्य के सभा उससे संबंधित है, ठीक है। तीसरी में शपथ की बात करता है, शपथ। 10वीं दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। उपाध्यक्ष के किस संविधानिक, राज्यसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। इन्होंने अगर ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने ये पूछ लिया कि इनमें से किसमें राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वर्णन मिलता है, तो वर्णन दूसरी अनुसूची में मिल जाएगा क्योंकि उसमें वेतन भत्ते की बात की गई है, इनमें सभी के पेंशन वेतन भत्ते की बात की गई है, तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका दूसरा बन जाएगा। तो इन्होंने बहुत टफ एक हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। और वैसे शपथ आपको तीसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मिलता है, 10वीं अनुसूची में दल बदल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। सुंदरबन आप सभी को रटा होगा, सुंदरबन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर। यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों के अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन दोस्तों, ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं, ऊतक विज्ञान। इसे इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। इंग्लिश अगर लिखे जाए तो HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति आपने पढ़ा हो तो सिख राष्ट्रपति आपको, इनका पहली बात आपको पता है ज्ञानी जैल सिंह थे, सबको पता है। कार्यकाल कौतमा था, तो 7वें राष्ट्रपति थे, कौन 7वें राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए सन तो याद रखें कार्यकाल 1982 से 87 तक, 1982 से 87 तक इनका कार्यकाल था, याद रखेंगे, ठीक है। और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1986 में बहुत फेमस इन्होंने काम किया था, जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं, क्या था, वीटो पावर, डाक संशोधन अधिनियम पर वीटो पावर लाए थे, याद है आप सभी को, उम्मीद है पता होगा। पॉकेट वीटो लाए थे, कौन सी वीटो, पॉकेट वीटो, ये ज्ञानी जैल सिंह ही लाए थे 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में, रटा होगा आपको, एलोरा गुफा किस राज्य में है। पहली बात, ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित, तो याद रखेंगे ये तीनों धर्मों से संबंधित। कौन कौन तीनों धर्म, यहाँ पर हिंदू देवी देवता भी, हिंदू धर्म हो गया, जैन और बौद्ध, तीनों धर्मों से संबंधित है बौद्ध, ठीक है। लेकिन अगर अजंता पूछी जाए, अजंता याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। ये महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलती है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुफाओं की संख्या, कुल गुफा अगर पूछी जाए, कुल गुफा एलोरा में, किसमें, एलोरा में कितनी है, कुल गुफा कितनी, तो क्या बोलेंगे 34, 34 गुफाएं एलोरा में है, कितनी, 34 गुफाएं एलोरा में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो कुछ नहीं भैया, अनुच्छेद 63 से 71 तक हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि इसके बाद भी अनुच्छेद हैं लेकिन लगातार, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए यानी 35 वर्ष की इनकी योग्यता हमें चाहिए, ठीक है। उम्र कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला, नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो कोहिमा, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखें, रटा होगा सबको। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, याद रखेंगे। एक बौद्ध दार्शनिक थे, किससे, बौद्ध दार्शनिक थे, कौन दार्शनिक थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, याद रखें, बौद्ध दार्शनिक थे, इंपॉर्टेंट है। और इनका दर्शन बहुत फेमस है, कौन सा दर्शन है, माध्यमिका, क्या हो जाएगा, माध्यमिका दर्शन। कौन सा दर्शन है, माध्यमिका दर्शन है। कौन सा दर्शन दोस्तों, माध्यमिका दर्शन है, याद रखेंगे, माध्यमिका दर्शन है, याद रखें, कौन सा दर्शन है, माध्यमिका दर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल झील किस शहर में स्थित है। डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, सब जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, राइट आंसर क्या होगा, श्रीनगर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का है कि डल झील श्रीनगर में स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी झील है ये, जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा, क्या वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, फिलहाल अभी भी वही है, नितिन गडकरी, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, CH3COOH। तो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखो दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करते हैं, अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वाकई में लग रहा हो कि हाँ आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।